हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस एंड जीएस विद डॉक्टर करुणानिधि के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के बारे में। फर्स्ट पेपर है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और चाइना, अर्थात तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और चाइना, अर्थात इन संविधानों का हमें भारत के संविधान से तुलनात्मक अध्ययन करना है। इन देशों की शासन प्रणालियों का भारत की शासन प्रणाली से हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के फर्स्ट यूनिट को। फर्स्ट यूनिट है राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र एवं उपयोगिता। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति क्या है और राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जाता है, और तुलनात्मक राजनीति का प्रकृति क्या है, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है और तुलनात्मक राजनीति का वर्तमान समय में उपयोगिता क्या है। इन सब बातों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की शुरुआत का श्रेय राजनीति विज्ञान के जनक अरिस्टोटल को ही है, क्योंकि अरस्तु ने ही पहली बार राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने ही 158 नगर राज्यों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और इस अध्ययन के प्रक्रिया के बाद, अर्थात इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने विश्व में 6 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया और बताया कि विश्व में 6 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में किया। इन 6 शासन प्रणालियों का या इन 6 शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख उन्होंने 2 आधारों पर किया। एक आधार बताया कि शासकों की संख्या के आधार पर शासन व्यवस्थाएं, और दूसरा आधार बताया कि उद्देश्यों के आधार पर शासन व्यवस्थाएं। तो शासकों की संख्या के आधार पर उन्होंने उल्लेख किया कि जब एक व्यक्ति के हाथ में शासन सत्ता रहेगी उसे वह कहता है राजतंत्र, और इसका उद्देश्य बताता है, इसका उद्देश्य वह श्रेष्ठ उद्देश्य बताता है या शुद्ध उद्देश्य बताता है। उसके बाद अरिस्टोटल कहते हैं कि जब राजतंत्र में भ्रष्टता उत्पन्न हो जाती है तो वह निरंकुश तंत्र में बदल जाता है और वह क्या होता है, दूषित शासन हो जाता है, वह भ्रष्ट शासन हो जाता है। इसके बाद फिर उसमें से कुछ व्यक्ति निकल के सामने आते हैं और कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं। इस कुलीन तंत्र को अरिस्टोटल शुद्ध शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद कुलीन तंत्र में भी व्यक्तिगत हित की प्रधानता हो जाती है और सार्वजनिक हित को त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें भी भ्रष्टता उत्पन्न हो जाता है और उसके बाद फिर वर्ग तंत्र की स्थापना होती है। वर्ग तंत्र में जनता की भावनाओं का कदर नहीं किया जाता, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, तब क्रांति उत्पन्न होती है और इसके बाद फिर एक नए शासन व्यवस्था की स्थापना होती है जिसे जनतंत्र या पॉलिटी के नाम से जानते हैं। अरिस्टोटल पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कहता है और इन 6 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में सबसे उत्कृष्ट शासन व्यवस्था पॉलिटी को मानता है, क्योंकि यह जनता का सीधे शासन व्यवस्था होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस जनतंत्र में भी भ्रष्टता उत्पन्न हो जाती है और वह भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात लोकतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार शासन व्यवस्थाओं का एक चक्रीय क्रम चलता रहता है। एक चक्र के क्रम में शासन व्यवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं, जिसे अरिस्टो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में चक्रीय वर्गीकरण के नाम से इसे प्रस्तुत किया है। संविधानों का चक्रीय वर्गीकरण या शासन व्यवस्थाओं का चक्रीय वर्गीकरण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस तुलनात्मक अध्ययन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही हमें शासन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिली और अरिस्टोटल ने इसका उल्लेख अपने प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में किया। इस तुलनात्मक अध्ययन को अरस्तु के बाद आगे बढ़ाने का श्रेय राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के बाद इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का श्रेय पुनर्जागरण के जनक मैकियावेली को जाता है। मैकियावेली ने इस तुलनात्मक अध्ययन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और शासन कला और राज्य कला से संबंधित अध्ययन को प्रस्तुत कर इस तुलनात्मक प्रकृति को समझाने का प्रयास किया।
इसके बाद बैरन डी मॉन्टेस्क्यू ने इस तुलनात्मक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया और निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया एवं तुलनात्मक राजनीति की व्याख्या प्रस्तुत की। अर्थात निरीक्षण के आधार पर और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन की व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान के जनक अरिस्टोटल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में इस तुलनात्मक अध्ययन की व्याख्या प्रस्तुत की। विश्व के तमाम संविधानों अथवा 158 देशों के संविधानों या नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन करके 6 शासन प्रणालियों को बताया, इसलिए उनको तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद इसको आगे बढ़ाने का श्रेय मैकियावेली को जाता है और इसको और आगे बढ़ाने का श्रेय बैरन डी मॉन्टेस्क्यू को भी जाता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से संबंधित 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला है तुलनात्मक राजनीति का लंबवत दृष्टिकोण, वर्टिकल दृष्टिकोण, और दूसरा है तुलनात्मक राजनीति का क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति के लंबवत दृष्टिकोण या वर्टिकल दृष्टिकोण की। इस दृष्टिकोण के अनुसार विद्वानों ने कहा है कि एक ही देश में स्थापित विभिन्न स्तर की सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन, अर्थात किसी देश में केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है एवं स्थानीय स्वशासन की सरकारें हैं, उन सबका लंबवत अध्ययन अर्थात ऊपरी क्रम से लेकर निचली क्रम तक अध्ययन, ऐसे लंबवत अध्ययन। फिर दूसरा है तुलनात्मक राजनीति का क्षैतिज अध्ययन, हॉरिजॉन्टल दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत विद्वान मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का एक देश में स्थापित राष्ट्रीय सरकार का और वहाँ के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो यह दृष्टिकोण सबसे प्रचलित है क्योंकि प्रत्येक देशों के संविधानों का और वहाँ की शासन व्यवस्थाओं का और सरकारों का एक दूसरे देश की शासन व्यवस्थाओं, सरकारों एवं संविधानों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये सर्वमान्य है, ये सभी देशों में ऐसा ही अध्ययन किया जाता है और वर्तमान समय में यह धारणा सर्वमान्य है जिसमें विभिन्न देशों में स्थापित सरकारों एवं संविधानों का अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत। पहला जो है लंबवत या वर्टिकल दृष्टिकोण, इसलिए इसमें थोड़ा सा कमी है क्योंकि वर्टिकल दृष्टिकोण में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो देखा जाता है कि किसी भी देश में स्थापित केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन की सरकारों में एक रूपता दिखाई देती है। तो इस प्रकार यह लंबवत दृष्टिकोण उतना सर्वमान्य नहीं है जितना कि क्षैतिज दृष्टिकोण, क्योंकि क्षैतिज दृष्टिकोण में एक देश में स्थापित राष्ट्रीय सरकार का अध्ययन और संविधान का अध्ययन दूसरे देश में स्थापित राष्ट्रीय सरकारों से और वहाँ के संविधानों से, वहाँ की शासन प्रणालियों से किया जाता है। इसलिए वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में क्षैतिज दृष्टिकोण सबसे सर्वमान्य है। अब हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र क्या है, इससे संबंधित स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। जैसा कि इसके प्रकृति के संबंध में मतभेद था, वैसा ही इसके विषय क्षेत्र के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद उजागर होता है। परंपरावादी विचारक या प्राचीन विचारक इसके विषय क्षेत्र को केवल सरकार के अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा प्रशासन के बीच अंतर संबंधों तक सीमित मानते हैं। अर्थात परंपरावादी विचारक कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र सरकार के तीनों अंगों तक ही सीमित है और उनके बीच अंतर संबंधों तक ही सीमित है। लेकिन आधुनिक विचारक दबाव समूहों, हित समूहों, राजनीतिक दलों एवं औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन तक इसका विस्तार मानते हैं। अर्थात आधुनिक विचारक कहते हैं कि सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रशासन के बीच अंतर संबंधों के साथ ही साथ दबाव समूहों, हित समूहों, राजनीतिक दलों एवं औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों तक यह विस्तारित है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र में मतभेद होते हुए भी दोनों विचारकों को अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्र सरकार के तीनों अंगों से लेकर
दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक दलों एवं अनौपचारिक तथा औपचारिक संगठनों तक विस्तारित है। अब हम तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति का वर्तमान समय में उपयोगिता क्या है? हम तुलनात्मक दृष्टि से एक दूसरे देशों के संविधानों का, शासन प्रणालियों का और सरकारों का अध्ययन करके हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसकी उपयोगिता वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता में राजनीतिक व्यवहार को समझने पे बल दिया जाता है। अर्थात हम तुलनात्मक दृष्टि से संविधानों का, सरकारों का, शासन प्रणालियों का अध्ययन करने के बाद उसके व्यवहार से परिचित हो पाते हैं कि उस देश की शासन व्यवस्थाएं कैसे संचालित होती हैं, उस देश के मतदाताओं का व्यवहार क्या है, उस देश के प्रशासनिक क्रियाकलाप कैसे किए जाते हैं, उस देश का प्रशासनिक संगठन कैसा है। इन सब बातों को हम समझ सकते हैं, अर्थात राजनीतिक व्यवहार को हम समझ सकते हैं इस तुलनात्मक अध्ययन की प्रक्रिया के फलस्वरूप। दूसरा है सरकारों या शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। हम तुलनात्मक अध्ययन से यह पता लगा सकते हैं कि किस देश में, किस परिस्थितियों में कौन सी सरकारें काम करती हैं। इसी को सबसे पहले शुरुआत एरिस्टोटल ने किया था अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में। 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख करके और 158 देशों या नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद इन 6 शासन प्रणालियों का उल्लेख किया। इसी के आधार पर उन्होंने इसका वर्गीकरण भी किया कि श्रेष्ठता के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर, संख्या के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर शासन प्रणालियाँ या शासन व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। तो शासन प्रणालियों एवं सरकारों का वर्गीकरण हम तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही कर सकते हैं। और तीसरा है कि तुलनात्मक अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना। हम तुलनात्मक व्यवस्था के तहत या तुलना करके एक दूसरे देशों के संविधानों का, शासन व्यवस्थाओं का और शासन प्रणालियों का जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से इसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस देश में, किस परिस्थितियों में और कैसी शासन व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार वह काम करती हैं और किस प्रकार वह लोक कल्याण की भावना को आगे बढ़ाते हैं और लोक कल्याण की पूर्ति के लिए वह नागरिकों को किस प्रकार की सुविधाएं देती हैं, मौलिक अधिकारों का, मौलिक कर्तव्यों का क्या समावेश है। इन सब बातों का अध्ययन हम करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से सरकार की तुलना करते हैं, संविधानों की तुलना करते हैं। तो ये था राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का फर्स्ट यूनिट, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र एवं उपयोगिता। उम्मीद है कि आप लोगों का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।